स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं कुछ खास रिपोर्ट्स। कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश को काल के अंधेरे में ढकेल दिया था। हर रोज हजारों मौतें, हर दिन बढ़ते मामले सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा कर रख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हर रोज हाईकोर्ट और मीडिया द्वारा सरकार की फजीहत हो रही थी। लेकिन इससे इतर कोरोना जैसी बीमारी से खुद ग्रसित हुए यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आते हैं और लगातार एक के बाद एक कड़े कदम उठाकर यूपी को फिर से अंधेरे से वापस लाकर सूरज की रोशनी में खड़ा कर देते हैं। साल 2017 पार्टी बीजेपी जो करीब 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद सत्ता में वापस आई थी, वो भी ऐसे प्रदेश में जहां का राजनीतिक गुड़ाभाग करना हर किसी के बस की बात नहीं। बीजेपी के सामने थी सत्ता में बैठी सपा के रूप में एक बड़ी चुनौती, लेकिन हर चुनौती का सामना करके और हर मुश्किलों को पार कर आखिरकार बीजेपी की सत्ता में धमाकेदार वापसी होती है। फिर चलता है सीएम के दावेदार को लेकर मंथन। पार्टी के सामने मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नाम फेहरिस्त में होते हैं। लेकिन खैर, जिस बड़े फैसले लेने के लिए बीजेपी जानी जाती है, उसने ठीक कुछ ऐसा ही किया। उसने मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी योगी आदित्यनाथ को, जो गोरखपुर के मठ में महंत की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें सौंपा गया यूपी का विशाल साम्राज्य। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। कई सालों बाद सत्ता में बीजेपी और योगी के सामने वैसे भी कई बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती योगी के सामने तब आ गई जब चीन के वुहान से चले कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी। इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था चैलेंज योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा था। लेकिन योगी तो खैर योगी है, वो कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने युद्ध स्तर की तैयारियां करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए। पिछली लहर या यूं कहें कोरोना का भारत में आगमन, तब भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हर जरूरी कदम उठाए थे और प्रवासी मजदूरों को भी हर संभव मदद प्रदान की थी। कोरोना ने जब थोड़ा राहत दी, तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं रुके। उन्होंने आगे की तैयारियों के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए। फिर आती है दूसरी लहर, जिसने सब कुछ निस्तो नाबूद कर दिया, जिसने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। यूपी में हालात इतने बिगड़ गए थे कि हर रोज हजारों मौतें हो रही थी और लाखों में रोजाना के मरीज आ रहे थे। लाचारी और बेबसी का वो आलम था कि अपने ही अपनों से नहीं मिल पा रहे थे। हर तरफ भय और डर का माहौल था, तबाही का मंजर सामने था। अस्पतालों के बाहर लोग तड़प रहे थे, सवाल कर रहे थे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था से कि आखिर हमारी गलती क्या है। ना ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर, ना एम्बुलेंस और मरने के बाद शमशान में भी जगह नहीं। मंजर यह था कि उत्तर प्रदेश में हो रही मौतों की चर्चा और भारत में बढ़ते कोरोना के प्रकोप का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बन चुका था। हर रोज उत्तर प्रदेश सरकार को एक नया चैलेंज देखने को मिलता था और हर रोज योगी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती थी। कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट,
योगी सरकार हर दिन सवालों के कटघरे में खड़ी होती थी, फिर भी योगी आदित्यनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। तमाम आलोचनाओं को परे रख उन्होंने हर वो कदम उठाया जो यूपी की खुशहाली के लिए जरूरी था। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के कई बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना डरावना रूप दिखाया। कोरोना की दूसरी लहर केवल यूपी तक ही सीमित नहीं थी, इसके आग की आंच समूचे भारत में दिखाई दे रही थी। शमशान घाटों पर जगह न मिल पाने और लाशों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार के लिए योगी सरकार की बहुत फजीहत हुई, लेकिन सरकार का केवल एक लक्ष्य था कि किसी भी तरह मौत के आंकड़ों और रोजाना मरीजों की संख्या में किसी तरह लगाम लगाया जाए। कोरोना ग्रसित भी हुए सीएम। यूं तो कोरोना जैसी भयानक बीमारी जिसे हो जाए वो काफी डर जाता है और उससे अगर बच भी गया तो वो घर में सिर्फ आराम करता है। लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जब ये बीमारी हुई और जब वो इससे बाहर निकले तो वो फौरन लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की ओर से तैयार किए जा रहे कोविड-19 सेंटर की प्रगति का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। कई जिलों में कोविड सेंटर के निर्माण के दिए आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए डीआरडीओ लखनऊ में 450 बेड्स की क्षमता वाले कोविड सेंटर का निर्माण करवाया। इसके अलावा वाराणसी में 750 बेड्स के एक सेंटर का निर्माण किया गया। लखनऊ के अवच्छेद ग्राम में इस सेंटर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी तरह यूपी के कई जिलों में कोविड सेंटर का सरकार द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है। अस्पतालों में 33,000 बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस अपने पैर तेजी से पसार रहा था। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी, योगी आदित्यनाथ ने इन कमियों को पूरा करने के लिए तत्काल प्रभाव से मीटिंग्स का दौर स्टार्ट किया। हर रोज अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाने लगे। इसी क्रम में प्रदेश में करीब 33,000 बेड बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। गांवों पर विशेष निगरानी के दिए आदेश। पंचायत चुनाव या यूं कहें एक बहुत बड़ी आफत जिसको लेकर योगी सरकार की बहुत फजीहत हुई। वहीं इस मामले में कहीं न कहीं कोर्ट पर भी सवाल खड़े हुए थे। गांवों में संक्रमण का फैलने का मुख्य कारण पंचायत चुनाव रहा। सीएम योगी ने गांवों में विशेष स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग अभियान को और तेजी से चलाने का आदेश दिया। इसके लिए प्रत्येक दशा में सभी जनपदों में पर्याप्त संख्या में आरआरटी का गठन किया गया। लगातार दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे आ चुके हैं। वो फ्रंट में खड़े होकर कोरोना को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी अब तक यूपी के 10 से ज्यादा जिलों में जाकर कोविड सेंटर के निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने नोएडा, आगरा, झांसी समेत कई जिलों में जाकर कोरोना की स्थिति पर बारीकी से जायजा लिया है। युवाओं को वैक्सीन लगाने में यूपी अव्वल। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा युवाओं को टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तीसरी लहर की आशंका के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभियान को विस्तार करने और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को जल्द से जल्द टीकाकरण करने की योजना बना रहे हैं। कोविड टीकाकरण में आगे की भूमिका निभाते हुए राज्य ने अब तक टीके की 1,62,16,379 खुराकें दी हैं। इनमें से 1,28,74,451 ने अपनी पहली खुराक प्राप्त कर ली है और लगभग 33,41,928 को वैक्सीन की दूसरी खुराक मिल गई है। देखा आपने कि कैसे सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना को काबू में ला दिया।
आलोचना करना, विरोध करना आसान होता है, लेकिन इस विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से सीएम योगी ने अपने हाथों में कमान संभाल कर परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। वहीं देश में ताउते तूफान की तबाही मचाने के बाद अब यास तूफान ने दस्तक दे दी है। इसको लेकर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें अधिकारियों को सतर्क रहने और सभी मुश्किलों से निपटने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं उड़ीसा राज्य के तटों पर अलर्ट जारी कर एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। मैदानी इलाकों में भी यास चक्रवात के चलते भारी बारिश की आशंका है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के भीतर चक्रवात के गंभीर तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान यास के चलते आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात के कारण तटीय इलाकों में 2-4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार भीषण तूफान के दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है, जो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यास तूफान बुधवार शाम तक ओडिशा के पारादीप और सागर आइसलैंड के बीच लैंडफॉल कर सकता है। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब देश के पूर्वी तटीय इलाकों में साइक्लोन यास का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दे रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने और 24 मई तक इसके साइक्लोन में तब्दील होने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक साइक्लोन में तब्दील होकर ये पश्चिम उत्तरी दिशा की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज बताया कि पूर्व बंगाल की खाड़ी के कम दबाव वाले क्षेत्र अब हवा के दबाव का केंद्र बन गया है। ये बालासोर और दीघा से लगभग 700 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के डीजीएम मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि इसके उत्तर और उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने की संभावना है। 24 मई की सुबह तक ये दबाव एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर तेज हो सकता है। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में टीमों की तैनाती शुरू कर दी है, जिसके आगामी 2 दिनों में धीरे धीरे चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ महानिदेशक एसएन प्रधान के मुताबिक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में संभावित खतरे वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात करना शुरू कर दिया है। तूफान यास 26 मई को तट से टकरा सकता है। बड़ी बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में उठे यास तूफान का असर आज से बिहार में भी दिखने लगेगा। इसके चलते तेज आंधी और भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर 25 से 28 मई के बीच येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उधर अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन यास तूफान से यह राज्य भी अछूता नहीं रहेगा। मौसम विभाग की ओर से यूपी में करीब 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन 27 जिलों में 24 से 28 मई तक तूफान के कारण बारिश की चेतावनी दी गई है। उधर हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन मौसम साफ रहने के बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का प्रबल संभावना है। यहाँ पर कुछ दिन लोगों को गर्मी झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 27 मई तक मौसम साफ रहेगा और 28 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी, बारिश व कुछ निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। प्रदेश में 2 जून तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। टेस्ट रिपोर्ट, प्राइम टीवी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर में किसान काला दिवस मनाएंगे और जगह जगह धरने प्रदर्शन करेंगे। किसानों के इस प्रदर्शन पर विपक्ष भी अपनी नजर बनाए हुए है। साथ ही उसने किसानों के हक में
आने का ऐलान भी कर दिया है। आंदोलन को देखते हुए कई राज्यों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को आज 6 माह पूरे हो गए हैं। ये आगे कब तक चलेगा इसका पता नहीं है। किसानों का कहना है कि आंदोलन का अंजाम भविष्य के गर्भ में है। हालांकि उन्हें ये आशंका है कि सरकार कोरोना या किसी बहाने यूपी बॉर्डर से हटा सकती है। भाकियू ने वेस्ट यूपी के कई जिलों के 5000 किसानों की सूची तैयार की है, जिन्हें एक कॉल पर 2 से ढाई घंटे के अंदर बॉर्डर पहुंचने के लिए तैयार रखा गया है। फिलहाल 6 माह पूरे होने पर 26 मई को किसानों ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। 26 नवंबर से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। इस 6 माह में आंदोलनों के कई रंग देखने को मिले। 26 जनवरी का दिन कभी नहीं भूला जा सकता, जब पूरी दिल्ली में किसानों के हजारों ट्रैक्टर दौड़े थे। इससे पहले भी दिसंबर और जनवरी में किसानों की भीड़ हजारों की संख्या में यूपी गेट पर जमा रही। इस बीच सरकार से 8 दौर की वार्ता हुई, जो सारी विफल रही। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं किसान 26 जनवरी की तरह दिल्ली पर चढ़ाई करके कानून व्यवस्था की धज्जियां न उड़ा दें। ऊपर से बॉर्डर पर भीड़ बढ़ने के साथ ही कोरोना का खतरा बढ़ने की भी आशंका है। ऐसे में पुलिस के सामने दोहरी चुनौती होगी। हालांकि अभी दिल्ली में लॉकडाउन भी चल रहा है। ऐसे में भीड़ इकट्ठी करने और किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। लेकिन पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि 26 जनवरी की घटना से दिल्ली पुलिस को जो सबक मिले हैं, उसे देखते हुए पुलिस अपनी तरफ से पूरी तैयारी रख रही है। फिलहाल देखना होगा कि किसानों का यह आंदोलन आज क्या रंग लाता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। पहलवान सुशील कुमार पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप लगाया। हत्या के बाद सुशील कुमार फरार हो गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस हत्या मामले में अब सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब सामने आई है और इस केस में एक नया खुलासा हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहलवान सुशील कुमार पर उनके साथी सागर धनखड़ की हत्या का आरोप लगाया गया है और उसके बाद सुशील पुलिस की गिरफ्त में है। अब आपको बता दें कि सागर धनखड़ के पोस्टमार्टम में एक नया खुलासा हुआ है। सागर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट यानी किसी धारदार चीज से उस पर वार हुआ है, क्योंकि शरीर पर 1 से 4 सेंटीमीटर के गहरे जख्म मौजूद थे। ये जख्म इतने गहरे थे कि हड्डियों तक चोट पहुंची थी। पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में एक और खुलासा हुआ है। सागर के सिर से लेकर घुटने तक चोट के निशान पाए गए थे। कई जगह पर चोट के निशान नीले पड़ गए थे। जानकारी के मुताबिक पहलवान सागर धनखड़ को 5 मई की आधी रात 2:52 पर पहले पास के अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां सुबह 7:15 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, सागर के शरीर पर कई जगह चोट के नीले निशान पड़े हुए थे। छाती और पीठ पर 5x2 सेंटीमीटर और पीठ पर 15x4 सेंटीमीटर के जख्म पाए गए हैं। उसका विसरा और ब्लड सैंपल के जांच के लिए सीलबंद कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सागर धनखड़ की मौत की वजह सिर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार करने से हुई है। डॉक्टरों की राय है कि शरीर पर पाए गए सभी चोट के निशान मौत से पहले के हैं। सागर की हत्या का आरोप ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार पर है। सागर जिस फ्लैट में रहता था वो सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर है। बताया जा रहा है कि सागर ने 2 महीने का किराया दिए बिना ही ये फ्लैट खाली कर दिया। सुशील ने सागर से किराया मांगा, सागर ने नहीं दिया। आरोप है कि इसी के बाद सुशील ने साथियों के साथ मिलकर सागर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। हालत कुछ ऐसी हुई, पहलवानों की पिटाई से लड़के बुरी तरह लहूलुहान हो गए। इस दौरान सागर की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा इसकी बारीकी से जांच की जा रही है।
अब इसमें आगे ये देखना होगा कि इस केस में और क्या नए खुलासे होते हैं। अब टू डेस्क प्राइम टीवी। स्पोर्ट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी। कश्मीर से लेकर